न्यूज। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की अब तक की खास खबरों पर। सबसे पहली खबर उत्तर प्रदेश के लखनऊ से है, जहां पर लखनऊ डीजीपी मुख्यालय द्वारा यूपी पुलिस के 3480 कांस्टेबलों को हेड कांस्टेबल बनाने का आदेश जारी किया गया है। यह आदेश डीजीपी मुख्यालय से जारी किया गया है। पुलिस बल का कहना है कि इससे पुलिस बल में कार्यक्षमता बढ़ने की उम्मीद है और प्रमोशन से जवानों में खुशी का माहौल है। थाना क्षेत्र रायपुरा के कोबरा गांव का मामला है, जहां रुद्र तिवारी की बेटी की शादी थी। उसमें उनके एक रिश्तेदार, जो रिश्ते में उनके साढ़ू लगते हैं, नीवी थाना मऊ क्षेत्र के रहने वाले हैं विष्णु पांडे, वो हर्ष फायरिंग कर रहे थे और बताया जा रहा है कि उसी दौरान उनके बेटे को फायरिंग से इंजरी आई और जिसकी अस्पताल ले आते समय मृत्यु हो गई। अगली खबर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से है। गोरखपुर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश के महान स्वतंत्रता सेनानी, प्रख्यात अधिवक्ता और कुशल प्रशासक पंडित गोविंद वल्लभ पंत को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि पंडित गोविंद वल्लभ पंत ने न सिर्फ भारत की आजादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बल्कि आजादी के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में राज्य की आधारशिला को भी मजबूत करने में योगदान दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, प्रदेश और देश की जनता पंडित गोविंद वल्लभ पंत को एक बेहतरीन अधिवक्ता, राजनेता और कुशल प्रशासक के रूप में हमेशा याद करती रहेगी। स्वतंत्रता संग्राम में उनका योगदान अतुलनीय है। आजादी के बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश की व्यवस्था को एक नई दिशा देने का काम किया। 1954 तक मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने उत्तर प्रदेश के विकास के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए। योगी आदित्यनाथ ने पंडित गोविंद वल्लभ पंत के आदर्शों को स्मरण करते हुए कहा कि वे देश की एकता, अखंडता और विकास के पक्षधर थे। उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने शिक्षा, प्रशासन और सामाजिक सुधारों के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छुआ। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंडित गोविंद वल्लभ पंत का जीवन हम सभी के लिए प्रेरणादायक है और हमें उनके सिद्धांतों पर चलकर प्रदेश और देश को आगे बढ़ाने का संकल्प लेना चाहिए। राजभाषा के रूप में पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और उसके उपरांत वे देश के गृह मंत्री बने। हिंदी को राजभाषा के रूप में स्थापित करने का श्रेय भी पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी को जाता है। पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और उसके उपरांत वे देश के गृह मंत्री बने। हिंदी को राजभाषा की अगली और बड़ी खबर रायबरेली से है, जहां सरकारी स्कूल में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। शौचालय निर्माण के लिए आए पैसे का गबन करने के आरोप में एक प्रधानाध्यापक को निलंबित कर दिया गया है। आपको बता दें कि रायबरेली के सलोन ब्लॉक स्थित प्राथमिक विद्यालय बघोला में भ्रष्टाचार का बड़ा मामला सामने आया है। यहां के प्रधानाध्यापक राकेश सिंह पर आरोप है कि उन्होंने शौचालय निर्माण के लिए आए 1 लाख रुपए निकाल लिए, लेकिन शौचालय का निर्माण नहीं कराया। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी शिवेंद्र सिंह द्वारा कराए गए स्थलीय निरीक्षण में शौचालय निर्माण नहीं पाया गया, जिसके बाद कार्रवाई की गई। इस घोटाले की गंभीरता को देखते हुए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने प्रधानाध्यापक को निलंबित कर रोहनिया ब्लॉक से संलग्न किया है। साथ ही विस्तृत जांच के आदेश भी दिए गए हैं। ब्लॉक के खंड शिक्षा अधिकारी बीईओ को मामले की पूरी जांच सौंप दी गई है, जिससे इस भ्रष्टाचार की गहराई से पड़ताल की जा सके। इस पूरे मामले ने सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना होगा कि जांच में और क्या खुलासे होते हैं और क्या आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। निर्माण कार्य में लापरवाही पाए जाने पर प्रधानाध्यापक पे निलंबन की कार्रवाई की गई है और उसकी जांच कराई जाएगी। ये सलोन विकासखंड में तैनात है। निर्माण कार्य में लापरवाही पाए जाने पर प्रधानाध्यापक पे निलंबन की कार्रवाई की गई है और उसकी जांच कराई जाएगी। ये सलोन विकासखंड में तैनात है।
निर्माण कार्य में लापरवाही पाए जाने पर प्रधानाध्यापक पे निलंबन की कार्रवाई की गई है और उसकी जांच कराई जाएगी। ये सलोन विकासखंड में तैनात है। निर्माण कार्य में लापरवाही पाए जाने पर प्रधानाध्यापक पे निलंबन की कार्रवाई की गई है और उसकी जांच कराई जाएगी। ये सलोन विकासखंड में तैनात है। निर्माण कार्य में लापरवाही पाए जाने पर प्रधानाध्यापक पे बड़ी खबर रुपईडीहा से है, जहां पुलिस और एसएसबी की संयुक्त कार्रवाई में बड़ी सफलता मिली है। नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर चेकिंग के दौरान पुलिस ने भारी मात्रा में नाजायज चरस बरामद कर एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। आगामी होली और रमजान के मद्देनजर जनपद में कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने और तस्करी पर रोक लगाने के लिए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण दुर्गा प्रसाद तिवारी और क्षेत्राधिकारी नानपारा प्रद्युमन सिंह के निर्देशन में थाना रुपईडीहा पुलिस और एसएसबी की संयुक्त टीम को यह बड़ी सफलता हाथ लगी है। चेकिंग में अभियान के दौरान रुपईडीहा पुलिस और एसएसबी की टीम ने 9 किलो 900 ग्राम नाजायज चरस बरामद की और एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ थाना रुपईडीहा में एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज भी कर लिया गया है। पुलिस अधीक्षक बहराइच महोदय द्वारा अवैध मादक तस्करी के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना रुपईडीहा की पुलिस और एसएसबी की टीम को संयुक्त रूप से एक बहुत ही महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। इसमें एक अंतर्राष्ट्रीय तस्कर जो कि नेपाल का रहने वाला है, ये 9 किलो 900 ग्राम चरस के साथ नेपाल से भारत में एंट्री कर रहा था। उसी समय सूचना मिलने पर रुपईडीहा की पुलिस और एसएसबी की टीम ने संयुक्त रूप से चेकिंग की कार्रवाई शुरू की, जिसमें इसे पकड़ा गया। पुलिस अधीक्षक बहराइच महोदय द्वारा अवैध मादक। अगली खबर चंदौली से है, जहां कोर्ट के आदेश पर गैंगस्टर एक्ट के फरार आरोपी पर पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की है। बिहार के चैनपुर थाना क्षेत्र के वीरेंद्र राजभंगे के गांव में पुलिस ने मुनादी कराई और आरोपी के घर कुर्की नोटिस चस्पा कर दिया। चंदौली जिले के नौगढ़ थाना क्षेत्र में गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी वीरेंद्र सिंह पिछले 4 महीनों से फरार चल रहा था। न्यायालय के आदेश पर चकरघट्टा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बिहार के चैनपुर थाना क्षेत्र स्थित आरोपी के गांव में मुनादी करवाई। पुलिस ने आरोपी के घर कुर्की नोटिस चस्पा कर दिया और साफ कर दिया कि अगर वह 30 दिनों के भीतर कोर्ट में आत्मसमर्पण नहीं करता है तो उसकी संपत्ति कुर्क कर ली जाएगी। गौरतलब है कि नौगढ़ थाने में आरोपी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है। पुलिस की इस कार्रवाई से जो पिछले 4 माह से पुलिस गिरफ्त से फरार चल रहा है और माननीय न्यायालय में आत्मसमर्पण भी नहीं कर रहा है। जो पिछले 4 माह से पुलिस गिरफ्त से फरार चल रहा है और माननीय न्यायालय में आत्मसमर्पण भी नहीं कर रहा है। जो पिछले 4 माह से पुलिस गिरफ्त से फरार चल रहा है और माननीय न्यायालय में आत्मसमर्पण भी नहीं कर रहा है। जो पिछले 4 माह से पुलिस गिरफ्त से फरार चल रहा है और माननीय न्यायालय में आत्मसमर्पण भी नहीं कर रहा है। जो पिछले 4 माह से पुलिस गिरफ्त से फरार चल रहा है और माननीय न्यायालय में आत्मसमर्पण भी नहीं कर रहा है। जो पिछले 4 माह से पुलिस गिरफ्त से फरार चल रहा है और माननीय न्यायालय में आत्मसमर्पण भी नहीं। जौनपुर जिले से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां शादी की खुशियों के बीच लूट की वारदात ने बारातियों को दहशत में डाल दिया। शाहगंज कोतवाली क्षेत्र के आजमगढ़ रोड स्थित नायकडीह पुलिस चौकी के पास बाइक सवार बदमाशों ने दूल्हे के पिता से 4 लाख रुपए लूट लिए और मौके से फरार हो गए। घटना उस वक्त हुई जब दूल्हे के पिता बारात के दौरान अपने साथ नकदी लेकर जा रहे थे। इसी दौरान घात लगाए बैठे बाइक सवार बदमाशों ने पलक झपकते ही रुपयों से भरा बैग छीना और फरार हो गए। इस वारदात के बाद बारात में हड़कंप मच गया और खुशी का माहौल दहशत में बदल गया। दूल्हे के पिता ने इस घटना के बाद जिले की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं और पुलिस प्रशासन की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया है।
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं ताकि बदमाशों का सुराग लगाया जा सके। शादी जैसे खुशी के मौके पर इस तरह की घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना होगा कि पुलिस कब तक इस मामले का खुलासा कर पाती है और लूटी गई रकम वापस बरामद कर पाती है या नहीं। कल दिनांक 6 मार्च 2025 को थाना शाहगंज अंतर्गत शाहगंज पैलेस में सराय मीर से एक बारात आई थी। जब वो बाराती मंडी से शाहगंज पैलेस की ओर आ रहे थे, उसी दौरान एक युवक भी बारातियों के साथ था और जिसने कि टप्पेबाजी कर श्री ज्ञानचंद जायसवाल के 2,70,000 रुपये अपने सहयोगियों के साथ लेके भाग गया। इस संबंध में कार्रवाई की जा रही है और शीघ्र ही घटना का अनावरण किया जाएगा। कल दिनांक 6 मार्च 2025 को थाना शाहगंज अंतर्गत शाहगंज पैलेस में सराय मीर से एक बारात आई। लखीमपुर खीरी के दोरहरा कोतवाली क्षेत्र में बीती रात एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। बारात से लौट रहे बाइक सवार युवकों को अज्ञात 4 पहिया वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें एक युवक गहरे नाले में गिर गया और लापता हो गया। मौके पर गोताखोरों की मदद से उसकी तलाश जारी है। हादसा बीती रात 1 बजे हुआ, जब 4 युवक 2 बाइकों पर सवार होकर बारात से लौट रहे थे। दोरहरा कोतवाली क्षेत्र के पुल पर किसी अज्ञात 4 पहिया वाहन ने उनकी बाइकों को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि 3 युवक सड़क पर गिर गए, जबकि एक युवक गहरे नाले में जा गिरा। घटना के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कराया। गंभीर रूप से घायल 2 युवकों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है, जबकि लापता युवक की तलाश के लिए गोताखोरों की टीम जुटी हुई है। लखीमपुर खीरी जिले में आवारा पशुओं का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। जिले में आए दिन इनकी वजह से हादसे हो रहे हैं, लेकिन प्रशासन इस समस्या को हल करने में नाकाम साबित हो रहा है। ताजा मामला राजापुर स्थित नवीन मंडी का है, जहां 2 सांडों की लड़ाई के बीच फंसे एक बुजुर्ग किसान की दर्दनाक मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक मंडी में सब्जी खरीदने आए बुजुर्ग किसान अचानक 2 लड़ते हुए सांडों के बीच में आ गए। इस दौरान एक सांड ने उन्हें उठाकर पटक दिया, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गए। मंडी में मौजूद लोग कुछ समझ पाते, इससे पहले ही बुजुर्ग किसान की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना के बाद मंडी में हड़कंप मच गया और लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला। यह पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से आवारा पशुओं के बढ़ते आतंक पर रोक लगाने की मांग की है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई जारी है। अगली खबर नोएडा से है। नोएडा के सेक्टर 126 थाना क्षेत्र में पुलिस और मोबाइल स्नैचरों के बीच दिन दहाड़े मुठभेड़ हो गई, जिसमें 3 बदमाश गोली लगने से घायल हो गए। यह मुठभेड़ दिल्ली एनसीआर के कालिंदी कुंज हाईवे स्थित यमुना घाट के पास चेकिंग के दौरान हुई। पुलिस की घेराबंदी देख बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली तीनों बदमाशों को लगी और उन्हें घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया गया। घायल बदमाशों की पहचान इरशाद, नसीम और सुमित के रूप में हुई है, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। पुलिस ने इनके कब्जे से लूटे गए 5 मोबाइल फोन, 2 चोरी की मोटरसाइकिल, 3 अवैध तमंचे, 3 खोखा कारतूस और 3 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि इन बदमाशों पर पहले से ही दिल्ली और नोएडा में 4 से 5 आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस इनके आपराधिक इतिहास को खंगालने में जुटी है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इन्होंने और कितनी वारदातों को अंजाम दिया है। नोएडा पुलिस की इस कार्रवाई से इलाके में सक्रिय लुटेरों और स्नैचरों में हड़कंप मच गया है। पुलिस का कहना है कि ऐसे अपराधियों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा, ताकि शहर में बढ़ते अपराधों पर लगाम लगाई जा सके। थाना 126 पुलिस से 3 साथी बदमाशों की मुठभेड़ हुई, जो 2 रेसर बाइक, 1 केटीएम और 1 अपाचे पे सवार थे। इन तीनों बदमाशों के पैरों में गोली लगी है। इन बदमाशों के नाम
इरशाद, नसीम और सुमित हैं, जो वर्तमान समय में दिल्ली में निवास कर रहे थे। ये सातिर लुटेरे हैं। इनके कब्जे से 5 मोबाइल बरामद हुए हैं, जो कि नोएडा में भिन्न भिन्न जगहों पे इनके द्वारा स्नैच किए गए थे। साथ ही इनके पास जो दोनों गाड़ी इन लोगों से बरामद हुई हैं, KTM और अपाचे, वो दोनों ही चोरी की गाड़ी हैं। थाना 126 पुलिस से 3 साथी। नोएडा पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां सेक्टर 63 पुलिस ने प्रचार प्रसार कराने और देश भर में उत्पादों को डिस्ट्रीब्यूटर उपलब्ध कराने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने इस गिरोह से जुड़े 10 पुरुष और 3 महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि गिरोह का मास्टरमाइंड मयंक तिवारी अभी फरार है, जिसकी तलाश के लिए कई टीमें गठित की गई हैं। डीसीपी सेंट्रल नोएडा शक्ति मोहन अवस्थी ने बताया कि यह गिरोह डिस्ट्रीब्यूटर चैनल भारत नामक फर्जी कंपनी चलाकर सीधे साधे लोगों को ठगने का काम कर रहा था। यह कंपनी सेक्टर 63 में संचालित हो रही थी और लोगों को डिस्ट्रीब्यूटर बनाने के नाम पर पैसे ऐंठती थी। गिरफ्तार आरोपियों में कंपनी की HR मैनेजर कृतिका, निधि, अंजलि, केशव, विकास, रवि शर्मा, अमित, प्रदीप, अविनाश गिरी, आशीष कुमार मौर्य, रितेश कुमार, मनीष गौतम और रितेश कुमार शामिल हैं। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 10 लैपटॉप, 2 कंप्यूटर, 10 मोबाइल, 1 प्रिंटर, 6 स्क्रिप्ट और 4 मोहर, 50 फर्जी सर्टिफिकेट, 17 नोटपैड, 2 शील्ड, 1 नेम प्लेट और 2 खाली चेक बुक बरामद की हैं। डीसीपी शक्ति मोहन अवस्थी ने इस ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करने वाली पुलिस टीम को 25,000 रुपए का नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है। पुलिस अब फरार डायरेक्टर मयंक तिवारी की तलाश में जुटी है और जल्द ही उसे गिरफ्तार करने का दावा भी कर रही है। थाना सेक्टर 63 पुलिस टीम द्वारा एक सराहनीय कार्य हुआ, जिसमें एक फर्जी कॉल सेंटर का खुलासा हुआ है। इन लोग का मेन मॉडस ऑपरेंडी कुछ इस तरह था कि ये लोग दूर दराज के देश के इलाकों के लोग के साथ ठगी करते थे। यह लोग ये और इनके पूरी टीम कस्टमर्स को मैसेज करती थी और उनके प्रोडक्ट्स को सोशल मीडिया पर प्रमोट कराने के नाम पर, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रमोट कराने के नाम पर और उनकी देश के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जनपदों में डिस्ट्रीब्यूटरशिप दिलाने के नाम पर ये लोगों के साथ ठगी किया करते थे। थाना सेक्टर 63 पुलिस टीम द्वारा एक सराहनीय कार्य हुआ, जिसमें एक फर्जी कॉल सेंटर का खुलासा हुआ है। इन लोग का मेन मॉडस ऑपरेंडी कुछ इस तरह था कि ये लोग दूर दराज के देश के इलाकों के लोग के नोएडा के सेक्टर 45 स्थित रिक्यूब मोनंद मॉल के पास सेक्टर 42 के जंगल में पुलिस और बदमाशों के बीच दिन दहाड़े मुठभेड़ हो गई। पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश घायल हो गया, जबकि दूसरा उसका साथी मौके से फरार हो गया। घायल बदमाश की पहचान शिव कुमार उर्फ चिंटू उर्फ शिवम के रूप में हुई, जिसे इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। वहीं फरार बदमाश को पकड़ने के लिए पुलिस की कॉम्बिंग जारी है। पुलिस के अनुसार बदमाश की संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिलने पर उन्हें रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में फायरिंग की, जिसमें शिव कुमार घायल हो गया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। घायल बदमाश के कब्जे से एक तमंचा, एक जिंदा और एक खोखा कारतूस, एक अर्टिगा कार, एक मोबाइल फोन और 15,000 रुपए नगद बरामद किए गए हैं। पुलिस जांच में सामने आया कि शिव कुमार पर गैंगस्टर के एक्ट के तहत कई मामले दर्ज हैं और वह लंबे समय से अपराध की दुनिया में सक्रिय था। फरार बदमाश की तलाश में पुलिस टीमें जुटी हुई हैं और जल्द ही उसकी गिरफ्तारी की बात कही जा रही है। नोएडा पुलिस का कहना है कि अपराधियों के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी, ताकि शहर में बढ़ते अपराध पर लगाम लगाई जा सके। आज थाना 39 पुलिस के द्वारा चेकिंग की जा रही थी। उसी समय एक संदिग्ध अर्टिगा कार आती दिखाई पड़ी। पुलिस द्वारा उस गाड़ी को रोकने का प्रयास किया गया, वो गाड़ी नहीं रुकी। जब पुलिस द्वारा उस गाड़ी का पीछा किया गया तो गाड़ी से 2 व्यक्ति उतरकर जान से मारने की नियत से पुलिस टीम पर फायर करते हुए भागने लगे। आत्मरक्षा जब पुलिस द्वारा फायर की गई तो उसमें एक व्यक्ति जिसका नाम शिव कुमार चिंटू है, उसके पैर में गोली लगी, जबकि दूसरा व्यक्ति भागने में सफल हुआ। शिव कुमार चिंटू के पास से 15,000 रुपए और एक मोबाइल फोन बरामद हुआ। जानकारी पे ज्ञात हुआ कि अभी कुछ दिन पहले इन्होंने थाना 39 में ही एक व्यक्ति को गाड़ी में बैठाकर उसको कोई नशीला पदार्थ सुंघाकर उससे 18,000 रुपए और उसका मोबाइल फोन छीन लिया था। ये मोबाइल फोन उसी व्यक्ति का है। साथ ही उस घटना के 15,000 रुपए भी इस घटना में बरामद हुए हैं। दूसरे व्यक्ति की तलाश की जा रही है।
शिव कुमार चिंटू एक साथी अपराधी है जिसपे जनपद इटावा में भी गैंगस्टर एक्ट का अभियोग पंजीकृत है। घायल को अस्पताल भेजा गया है, अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। आज थाना 39 पुलिस के द्वारा चेकिंग की जा रही थी। अगली खबर जनपद श्रावस्ती से है। श्रावस्ती जनपद के विभिन्न सरकारी स्कूलों में जाली दस्तावेजों के आधार पर नौकरी कर रहे 5 शिक्षकों को गिरफ्तार किया गया। इससे पहले भी ऐसे फर्जी शिक्षकों की गिरफ्तारी हो चुकी है। शासन द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत गठित जनपदीय जांच समिति की विभागीय जांच में इस फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। जांच में पाया गया कि कुछ शिक्षक बेसिक शिक्षा विभाग में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी कर रहे थे। गोपनीय जांच में फर्जी शिक्षकों की जानकारी सामने आने के बाद जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी और पुलिस अधीक्षक घनश्याम चौरसिया के निर्देशन में बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा इन शिक्षकों की बर्खास्तगी की कार्रवाई की गई। इसके बाद खंड शिक्षा अधिकारी हरिहरपुर रानी, जमुना और सिरसिया की तहरीर पर मामला दर्ज किया गया। अपर जिलाधिकारी अमरेंद्र कुमार वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक ग्राम प्रवीण कुमार यादव और बेसिक शिक्षा अधिकारी अजय कुमार के नेतृत्व में अलग अलग थाना क्षेत्रों में छापेमारी कर इन शिक्षकों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस का कहना है कि इस मामले में और भी लोगों की संलिप्तता की जांच की जा रही है। वहीं प्रशासन ने साफ किया कि फर्जी दस्तावेजों के जरिए नौकरी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि भविष्य में इस तरह की धांधली पर रोक लगाई जा सके। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में जो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है भ्रष्टाचार के खिलाफ, उसके अंतर्गत ये स्टैंडिंग ऑर्डर है कि अगर फर्जी अभिलेख और दस्तावेजों के आधार पर कोई नियुक्ति फर्जी हुई है तो उसकी जांच करके उस पर कार्रवाई की जानी। इसी के क्रम में जो है 6 शिक्षक इसके जद में आए हैं जो कि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी कर रहे थे। इसमें 3 जो है शिक्षक सिरसिया ब्लॉक के हैं, शेष अन्य ब्लॉक के हैं। और पुलिस की तत्परता के चलते इस बार ये हुआ है कि सभी जो 5 शिक्षक हैं उनको तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में जो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है भ्रष्टाचार के खिलाफ, उसके अंतर्गत ये स्टैंडिंग ऑर्डर है कि अगर फर्जी अभिलेख और दस्तावेजों के आधार पर कोई नियुक्ति फर्जी हुई है तो उसकी जाँच करके उस पर कार्रवाई की जानी। इसी के क्रम में जो है सोनभद्र के पिपरी नगर पंचायत क्षेत्र के न्यू मार्केट में एक विवाहिता का शव उसके कमरे में फांसी के फंदे से लटकता मिला। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। मृतका की शादी महज 4 दिन पहले शक्तिनगर स्थित ज्वालामुखी मंदिर में हुई थी। पुलिस ने विवाहिता के मायके वालों को घटना की जानकारी दे दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार शादी के बाद से ही विवाहिता का पति और ससुराल पक्ष के किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था। हालांकि इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में यह आत्महत्या का मामला लग रहा है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही सही कारण स्पष्ट होगा। मृतका के मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं और इसे हत्या करार दिया है। उनका कहना है कि उनकी बेटी को शादी के बाद से ही प्रताड़ित किया जा रहा था। फिलहाल पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है और विवाहिता के पति समेत ससुराल पक्ष के लोगों से पूछताछ कर रही है। पुलिस का कहना है कि यदि यह हत्या का मामला निकलता है तो दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वार्ड नंबर 9 पिपलेश्वर मंदिर के पास रहने वाले कुश कश्यप की पत्नी आस्था कश्यप ने अपने कमरे में फांसी लगा ली है तथा परिजनों द्वारा इलाज हेतु हिंडल्को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया। उक्त मृतक आस्था कश्यप उम्र लगभग 22 वर्ष की शादी 3 दिन पूर्व हुई थी। परिवारजनों को भी अवगत करा दिया गया है। थाना पुलिस तथा फील्ड यूनिट मौके पर मौजूद है। सबको कब्जे में लेकर आवश्यक विधि कार्रवाई की जा रही है। वार्ड नंबर 9 पिपलेश्वर मंदिर के पास रहने वाले कुश कश्यप जौनपुर के लाइन बाजार थाना क्षेत्र स्थित मातापुर गांव के पास सेंटर में भीषण आग लग गई, जिससे वहां करीब 5 सरकारी एम्बुलेंस जलकर पूरी तरह से राख हो गई हैं। यह आग संदिग्ध परिस्थितियों में लगी, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। जैसे ही घटना की सूचना मिली, फायर ब्रिगेड की टीम और लाइन बाजार पुलिस मौके पर पहुंच गई और आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। हालांकि आग इतनी गंभीर थी कि देखते ही देखते 5 एम्बुलेंस पूरी तरह जल गई।
प्राप्त जानकारी के अनुसार ये सरकारी एम्बुलेंस कबाड़ में खड़ी थी, लेकिन अचानक आज आग लगने की वजह से ये सभी जलकर नष्ट हो गई। अभी तक आग लगने के कारणों का कुछ भी पता नहीं चल सका है। पुलिस और दमकल विभाग मामले की जांच में जुटे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस क्षेत्र में पहले भी आग लगने की घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन इस बार सरकारी एम्बुलेंस जलने की वजह से मामला गंभीर हो गया है। प्रशासन आग के कारणों की जांच कर रहा है और यह पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि यह हादसा था या किसी की साजिश थी। फिलहाल मौके पर दमकल विभाग और पुलिस की टीम स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और मामले की छानबीन जारी है। अमरोहा के आदमपुर थाना क्षेत्र के गांव सिमथला में झोला छाप डॉक्टरों की लापरवाही का एक और मामला सामने आया। यहां इलाज के दौरान एक महिला की हालत बिगड़ गई और झोला छाप डॉक्टर क्लिनिक बंद कर मौके से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि महिला को बुखार और पेट दर्द की शिकायत थी, जिसके बाद परिजन उसे गांव के एक क्लिनिक पर लेकर गए। झोला छाप डॉक्टर ने बिना सही जांच किए उसे इंजेक्शन और कुछ ड्रिप लगा दी। कुछ देर बाद ही महिला की तबीयत और ज्यादा बिगड़ गई और उसने वहीं पर दम तोड़ दिया। महिला की मौत से गुस्साए परिजनों ने झोला छाप डॉक्टर के क्लिनिक पर जमकर हंगामा किया। उन्होंने आरोप लगाया कि डॉक्टर की लापरवाही के कारण उनकी बेटी की जान गई है। घटना के बाद से ही आरोपी डॉक्टर फरार है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस क्षेत्र में झोला छाप डॉक्टरों का धंधा जोरों पर है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग इन पर कोई भी सख्त कार्रवाई नहीं कर रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद स्वास्थ्य विभाग कार्रवाई करने में नाकाम रहा है। सवाल यह उठता है कि आखिरकार स्वास्थ्य विभाग किसी बड़ी घटना का इंतजार क्यों कर रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और झोला छाप डॉक्टर की तलाश में जुटी है। तो ये थी अभी तक खबरें उत्तर प्रदेश की। आप देखते रहिए 4 टीवी। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।